अभी बताइए मैं क्या करूं? अपनी नौकरी छोड़कर तो आपके पास आ नहीं सकता और इतनी दूर से आपकी हर दिन की नई नई समस्याएं सुलझ भी नहीं सकता। फोन पर अपनी माँ से बात करते करते प्रेरित लगभग झंझला से पड़े थे। जब से हम लोग दिल्ली से मुंबई आए हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन प्रेरित की अपने मम्मी पापा से इस तरह की हॉट टॉक हो ही जाती है। चूंकि प्रेरित को अपने मम्मी पापा को खुद ही डील करना होता है, इसलिए मैं बिना किसी प्रतिक्रिया के बस शांति से सुनती हूँ। अब तक गैस पर चढ़ी चाय उबलकर पैन से बाहर आने को आतुर थी। मैंने गैस बंद की और 2 कपों में चाय डालकर टोस्ट के साथ एक ट्रे में लेकर बालकनी में आ बैठी। कुछ ही देर में अपना मुंह लटकाए प्रेरित मेरी बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गए और उखड़े मूड से पेपर पढ़ने लगे। अब क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब करके बैठ गए हो? मॉर्निंग वॉक करने का कोई फायदा नहीं अगर आप सुबह सुबह ही अपना मूड खराब कर लो। मैंने प्रेरित को कुछ शांत करने के उद्देश्य से कहा। पापा कल पार्क में गिर पड़े। माँ को गठिया का दर्द फिर से परेशान कर रहा है। अभी 15 दिन पहले ही तो लौटा हूँ कानपुर से। डॉक्टर से पूरा चेकअप करवा कर और जहाँ तक हो सकता था सब इंतजाम करके आया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी नित नई समस्याएं तो सिर उठाएंगी ही ना। यहाँ आने को वे तैयार नहीं। बिट्टू के पास जाएंगे, नहीं तो क्या किया जाए? नौकरी करूं या हर दिन इनकी समस्याएं सुलझता रहूं? इस समस्या का कोई सॉल्यूशन भी तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। प्रेरित कुछ झंझलाते हुए बोले, चलो अब शांत हो जाओ और अच्छे मन से ऑफिस की तैयारी करो। आज वैसे भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल वीकेंड है। इन 2 दिनों में हमें अम्मा बाबूजी की समस्याओं का कोई परमानेंट हल निकालना पड़ेगा, वरना इस तरह की समस्याएं हर दूसरे तीसरे दिन उठती रहेंगी। यह कहकर मैंने प्रेरित को कुछ शांत करने का प्रयास किया और इसके बाद हम दोनों ही अपने अपने ऑफिस की तैयारी में लग गए थे। मैं और प्रेरित दोनों ही आईसीआईसीआई बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हैं। अभी हमें मुंबई शिफ्ट हुए 3 माह ही हुए थे। बहुत अच्छी तरह मुंबई शहर से परिचित नहीं थे। हमारी इकलौती बेटी आरुषि 3 माह पहले ही 12वीं पास करके वीआईटी वेल्लोर से इंजीनियरिंग करने चली गई। उसके जाने के बाद हम अकेले रह गए थे। हम तो अभी तक उसके जाने के दुख में ही डूबे रहते यदि हमारा ट्रांसफर मुंबई न हुआ होता। ट्रांसफर हो जाने पर शिफ्रंटिंग में इतने अधिक व्यस्त हो गए हम दोनों कि बेटी का जाना तक भूल गए। यद्यपि सुबह शाम उससे बात हो जाती थी। हम दोनों को ही 10 बजे तक निकलना होता है, इसलिए 8 बजे मेड आ जाती है। टाइम के अनुसार सुशीला मेड आ गई थी। उसे नाश्ता खाने की कुछ जरूरी हिदायतें देकर मैं बाथरूम में घुस गई। नहाते नहाते वह दिन भी याद आ गया जब मैं पहली बार प्रेरित से मिली थी। मैं और प्रेरित दोनों ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और अब भोपाल के आईआईएम कॉलेज से फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एमबीए कर रहे थे। एक दिन कॉलेज के ग्रुप पर मैंने एक मैसेज देखा, इफ एनीवन इंटरेस्टेड फॉर यूपीएसएससी एग्जाम प्लीज डीएम टू मी। मेरे मन के किसी कोने में भी यूपीएसएससी बसा हुआ था। मैंने दिए गए नंबर पर मैसेज किया और एक दिन जब कॉलेज की लाइब्रेरी में हम दोनों मिले तो अपने सामने लंबी कदकाठी, गौरवर्णीय, सलीके से ड्रेसअप किए सुदर्शन नौजवान को देखती ही रह गई। इसके बाद तो कभी कोचिंग, कभी नोट्स और कभी तैयारी के बहाने मिलना जुलना प्रारंभ हो गया था और कुछ ही दिनों के बाद हम दोनों के बीच से यूपीएससी तो गायब हो गया और रह गया हमारा प्यार। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में, एक दूसरे की तारीफ में पड़े गए कसीदे और भविष्य की लंबी चौड़ी प्लानिंग। भोपाल के कलियासोत डैम के पास चारों ओर हरितिमा से ओतप्रोत एक छोटी सी पहाड़ी पर नेहरू नगर में स्थित आईआईएफएम कॉलेज में हमारा प्यार पूरे 2 साल परवान चढ़ता रहा। कोर्स के पूरा होते होते हम दोनों का ही प्लेसमेंट आईसीआईसीआई बैंक में हो गया था और अब दोनों ही विवाह के बंधन में बंध जाना चाहते थे। चूंकि हम दोनों की जाति ब्राह्मण ही थी, इसलिए आश्वस्त थे कि विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और प्रेरित 2 भाई थे। उनका छोटा भाई प्रेरक बिट्टू मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। प्रेरित की माँ एक होम मेकर थी और पापा एक राजपत्रित अधिकारी के पद से इस वर्ष ही रिटायर हुए थे। मेरी माँ एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर और पापा बैंक मैनेजर थे। अभी उनके रिटायरमेंट में 2 वर्ष थे। हम दोनों ने ही घर में अपने प्यार के बारे में पहले ही बता दिया था।
अब औपचारिक मोहर लगनी ही बाकी थी। हम दोनों की मम्मियों ने फोन पर बातचीत भी कर ली थी। इसी सिलसिले में एक दिन प्रेरित के मम्मी पापा कानपुर से इंदौर मुझे देखने, या यूं कहें कि विधिवत रूप से गोद भराई की रस्म करने आए। उन लोगों के आने की सूचना मात्र से ही माम पापा खुशी दोहरे हुए जा रहे थे। आखिर उनकी इकलौती संतान के हाथ पीले होने का प्रथम चरण का आयोजन जो होने जा रहा था। आने वाले मेहमानों के लिए पूरे घर को पापा ने फूलों से सजा दिया था। मम्मी ने कांता मेड के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर न जाने कितने व्यंजनों की लाइन लगा दी थी, जिनके मसालों की महक से किचन ही नहीं, पूरा घर ही महक उठा था। अतिथियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पापा ने हमारे घर के पास में ही स्थित होटल रेडिसन में उनके रुकने की व्यवस्था कर दी थी। होटल से सुबह ही तैयार होकर प्रेरित और उसके मम्मी पापा हमारे यहाँ आ गए थे। चाय नाश्ते के बाद मेरी गोद भराई की रस्म के तहत प्रेरित की मम्मी ने साथ लाए फल, मिठाई और कपड़ों के साथ साथ शगुन के नाम पर एक सोने की चेन मेरे गले में डाल दी थी। लंच के बाद जब सब लोग हंसी खुशी के माहौल में बातचीत कर रहे थे, तभी प्रेरित की मम्मी मेरे माम पापा की ओर मुखातिब होकर बोली, आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? जी कहिए, बुरा मानने की क्या बात है? अब हम रिश्तेदार होने जा रहे हैं तो संकोच कैसा? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये त्रिपाठी जी, प्रेरित के पापा, तो रिटायर हो गए हैं और आपके रिटायरमेंट में अभी वक्त है, तो आफ्टर रिटायरमेंट आप लोगों ने क्या सोचा है? जी, मैं कुछ समझ नहीं, पापा ने कुछ चौंकते हुए से कहा। मेरा मतलब है कि अब हमारे तो दो बेटे हैं, इसलिए हमें तो कोई चिंता नहीं है बुढ़ापे की। कभी इसके पास और कभी उसके पास रहेंगे, बस इसी में जीवन कट जाएगा। पर आपकी तो एक ही बेटी है, सो रिटायरमेंट के बाद वृद्धावस्था में आप लोगों ने कहाँ रहने का प्लान बनाया है? यहीं इंदौर में या बेटी के पास? प्रेरित की मम्मी के इस प्रश्न को सुनकर मम्मी पापा ही नहीं, मैं और प्रेरित भी बुरी तरह चौंक गए थे। कुछ देर बाद मुझे समझ आया कि प्रेरित के मम्मी पापा घुमा फिराकर जानना चाह रहे थे कि विवाह के बाद मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी कहीं उनके लाडले बेटे को न उठानी पड़ जाए। अपनी मम्मी के इस बेतुके प्रश्न पर प्रेरित का चुप रह जाना मुझे अखर गया, और उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जैसे ही मैंने अपना मुंह खोलना चाहा था कि मेरी माँ ने आंख के इशारे से मुझे रोक दिया था। माँ खुद बड़े ही शांत भाव से बोली, जी देखिए, पहले तो अभी तो हमने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, पर हाँ, उम्मीद करता हूँ कि जीवन के अंतिम दिनों तक हम इतना फिट रहें कि हमें किसी का मुंह न देखना पड़े। फिर आज के जमाने में नौकरी पेशा लोगों के लिए बेटा और बेटी में फर्क ही कहाँ रह गया है, क्योंकि दोनों ही तो अपनी नौकरी पर चले जाते हैं। ना आपका बेटा आपके पास रहेगा और ना हमारी बेटी। हाँ, जरूरत पड़ने पर मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है, और इसे हमने पढ़ाया लिखाया भी जी भर के हैं, तो इसे ही पड़ेगा। वैसे आप निश्चित रहें, हम दोनों ही इंदौर प्रेमी हैं और यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं। मम्मी के इतने नपे तुले और संतुलित शब्दों में दिए गए उत्तर से मैं तो प्रभावित ही हो गई थी, पर अकेले में प्रेरित से मिलते ही फट पड़ी थी। ये सब क्या है प्रेरित? आज के समय में जब जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं नित नई बुलंदियों के झंडे गाड़ रही हैं, माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो ऐसे में इस तरह की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेटेंट्स इस प्रकार की सोच रखते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं अपने माम पापा का सहारा नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? मैं पहले ही स्पष्ट किए देती हूँ कि जिस तरह तुम्हारे माता पिता के लिए तुम ठीक हो, वैसे ही अपने माता पिता के लिए मैं हूँ, उनके लिए कुछ भी करने के लिए। न मैं तुम्हें रोकूंगी और न ही मेरे माता पिता के लिए तुम मुझे रोकोगे, और भविष्य में अपने अपने माता पिता को हम खुद ही डील करेंगे। हाँ, जहाँ आवश्यकता होगी हम एक दूसरे की मदद करेंगे। मुझे खुद इस बारे में कुछ पता नहीं था कि वे लोग कुछ दकियानूसी सोच वाले हैं। तुम जरा भी चिंता मत करो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर प्रेरित ने मुझे उस समय बहला दिया था, और इसके कुछ दिनों बाद ही
मैं प्रेरित की दुल्हन बनकर कानपुर आ गई थी। थोड़े से प्रयास से प्रेरित ने हम दोनों की पोस्टिंग भी कानपुर ही करवा ली थी। मेरे आने के बाद माम पापा अकेले हो गए थे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि अपने जॉब के अलावा दोनों ने ही गीत संगीत, बागबानी और कुकिंग जैसे अनेक शौक पाल रखे थे। सो दोनों ही बहुत व्यस्त रहते थे। इसके अलावा दोनों ही मॉर्निंग वॉक और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किए हुए थे। सो फिजिकली भी वे बेहद फिट थे। वहीं प्रेरित के परिवार में इस सब से कोई लेना देना नहीं था। सब देर तक सोते। यही नहीं, सभी कनपुरिया अंदाज में खाने के भी बहुत शौकीन थे और इसी सब का नतीजा था कि मम्मी जी और पापा जी दोनों ही बीपी, शुगर और ओबेसिटी के शिकार थे और आए दिन डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते थे। मैं अभी इस सब में ही उलझ थी कि बाथरूम के दरवाजे पर प्रेरित की आवाज आई, तुम कर क्या रही हो? सुशीला दीदी पूरा काम करके चली गई। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गया और तुम हो कि नहाने में ही लगी हो। ऑफिस चलना है या नहीं? अरे, समय का पता ही नहीं चला। बस 2 मिनट में आई, कहकर मैंने अपने नहाने व विचारों को बाइंड अप किया और बाहर आकर फटाफट दोनों का टिफिन तैयार करके नाश्ता टेबल पर लगा दिया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। अभी मैं कार में बैठी ही थी कि माँ का फ़ोन आ गया। हम दोनों माँ से बात कर सकें, इसके लिए मैंने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। कैसे हो बच्चों? तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी थी, माँ बोली। हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं माँ, बस अभी ऑफिस के लिए निकले ही हैं। कौन सी गुड न्यूज़ है माँ? जल्दी बताइए। आप पहले न्यूज़ बताया कीजिए, फिर और बातें किया कीजिए, मैंने आतुरता से माँ से कहा। अगले हफ्ते तेरे पापा का सीनियर सिटीज़न क्लब की तरफ से सिक्किम में एक सेमिनार है। सो हम दोनों ही जा रहे हैं। सेमिनार के बाद एक हफ्ते और रुक कर घूमेंगे, फिर वापस आएंगे। कल ही पता चला तो आज तुम्हें बता दिया। वाऊ माँ, ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। जाइए जाइए, खूब घूमिएगा और रोज़ मुझे पिक्स भेजिएगा। ठीक है माँ, अभी फ़ोन रखती हूँ, शाम को घर पहुँचकर बात करूँगी। यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। इस बीच प्रेरित बिल्कुल शांत थे, मानो मेरे माता पिता की अपने माता पिता से तुलना कर रहे हों। मैं प्रेरित से कुछ बोल पाती, इससे पहले ही कार पार्किंग में लग चुकी थी। मैं और प्रेरित दोनों ही एक दूसरे को बाएं कहकर अपनी अपनी केबिन की तरफ बढ़ गए थे। ऑफिस के कामों में जो हम उलझे तो शाम को 7 बजे ही मिले। वापस आते समय शरीर और मन इतना अधिक थक जाता है कि हम दोनों आमतौर पर शांत ही रहते हैं। घर आकर डिनर करके जो बेड पर लेटी तो कुछ अधूरे पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे। पूर्णरनी शिक्षित होने के बाद भी प्रेरित के मम्मी पापा बेटा बेटी के फर्क से जरा भी अछूते नहीं थे। बेटे के विवाह में खासे दान दहेज की भी उम्मीद थी उन्हें, लेकिन प्रेरित की पसंद ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया था, क्योंकि मैं और मम्मी दोनों ही दहेज की सख्त विरोधी थीं और मम्मी ने शुरू में ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, देखिए बहन जी, हम अपनी बेटी के विवाह में न तो दहेज देंगे और न ही हम उसका कन्यादान करेंगे। अरे अरे, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे विवाह में दहेज की तो हम भी उम्मीद नहीं करते, लेकिन कन्यादान तो एक ज़रूरी रस्म है जिसे हर लड़की के माता पिता करते हैं ताकि उन्हें पुण्य प्राप्त हो सके। क्या आप उस पुण्य को प्राप्त नहीं करना चाहेंगे? प्रेरित के मम्मी पापा ने कहा, मेरी बेटी कोई दान की वस्तु नहीं है जो मैं कन्यादान की रस्म करूं। मेरी बेटी हमारे घर की शान, हमारा अभिमान और गरुर है। हमारी बेटी ने हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान किया है। कोई अपने गरुर और गौरव का दान करता है भला। कन्यादान की जगह हम प्रेरित और प्रेरणा को एक दूसरे का हाथ सौंपकर पाणिग्रहण संस्कार करेंगे, क्योंकि विवाह के बाद जीवन के समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन इन्हें एक साथ मिलकर करना है। मेरी मम्मी की इतनी तर्कपूर्ण बातें सुनकर प्रेरित के मम्मी पापा शांत हो गए थे, और यही कारण था जिससे वे हमारे विवाह को राजी तो हो गए थे, पर उतने खुश नहीं थे, क्योंकि विवाह के बाद जब प्रेरित की ताई जी ने प्रेरित की मम्मी से पूछा, बहू तो बढ़िया है, पर दान दहेज में क्या क्या मिला वह भी दिखाओ, या उसे 7 पर्दों में रखने का विचार है। अरे झिज्जी, कैसी बातें करती हो? जो मिला सो आपके सामने है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुरिया और उसके मम्मी पापा दान दहेज के सख्त विरोधी हैं। प्रेरित की मम्मी ने मेरी तरफ इशारा करके निराशा भरे स्वर में कहा था, हमने तो सुना है कि बहू इकलौती है, कोई भाई नहीं है इसके तो बबलू, प्रेरित का घर का नाम। तुम्हें देखे कि आपन सास ससुर को। ताई जी कुछ कम नहीं थीं, सो मम्मी जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जिज्जी देखो, हमार तो दुई बिटवा हैं,
बुढ़ापा तो बहुत आराम से कटे। चिंता तो वे करें जिनके बिटवा नहीं है। हमें किसी और के सहारे की का ज़रूरत। अब इस ब्याह में तो अरमान पूरे न हुए। बिट्टू के ब्याह में देखना अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, मम्मी जी ने लगभग मुझे सुनाते हुए कहा था। विवाह के बाद हम दोनों हनीमून के लिए साउथ घूमने गए। मुन्नार, कन्याकुमारी, मदुरई जैसी प्राकृतिक छटाओं से भरपूर केरल को घूमकर हम दोनों ने दोनों माताओं के लिए कांजीवरम साड़ियाँ खरीदीं। जब मम्मी जी को साड़ी दी तो वे बड़ी खुश हुईं, पर साथ ही यह बोलीं, अपनी मम्मी के लिए नहीं लाई? वैसे हमारे कानपुर में तो बेटियों से कुछ लिया नहीं जाता। जी मम्मी जी, लाई हूँ ना, बिल्कुल आपके जैसी, आपकी ही तरह। वे भी मेरी प्यारी माँ है ना। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।